हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 सॉरी क्लास 12 की फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं स्टूडेंट। प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं तो उसके लिए अब हम कुछ सपोजिशन करेंगे और उसके बाद हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे क्यूब नजर आ रहा है। तो इस क्यूब आपको पता है कि जो लेंथ होगी वो एल मैंने मान ली, जो विड्थ होगी वो मैंने एल मान ली और जो इसकी हाइट होगी वो भी क्या है, एल है। क्लियर। तो और इसके अंदर क्यूब के अंदर एन नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस क्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है और गैस के जो अंदर क्या होंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें नहीं पता कितने होंगे तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर, कोई मसला यहां तक नहीं है। चले भाई, तो यहां पर प्रूफ करने के लिए हमने कुछ सपोजिशन की है तो वो देख लीजिएगा। इन ऑर्डर टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल ऑफ द वॉल्यूम एल क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, एल क्यूब। क्यों, तो वो देख लें। v हमारे पास बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ एल है, विड्थ भी एल है और हाइट भी क्या है, एल। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एल क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। कंटेन एन मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, एन। तो याद रखिएगा कैपिटल एन फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कीप दिस इन योर माइंड ऑफ एन आइडियल गैस। और यहां ये कोई आइडियल गैस होगी। कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m, और एक मॉलिक्यूल का जो मास हम मान रहे हैं इसके अंदर, हर मॉलिक्यूल का जो मास होगा, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा m। कीप दिस इन योर माइंड। इन मूविंग विद वेलोसिटी, आपको तो पता है ना कि मॉलिक्यूल रुका हुआ थोड़ी होगा, वो कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उसे बोलेंगे v1। पहला तो ये v1 हैविंग कंपोनेंट्स v1x एंड v1y। क्लियर। तो उसके बाद जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो गए, v1x हो गए, v1y हो गए एंड v1z। अब हमें नहीं पता कि वो जो मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में जा रहा है या वो y डायरेक्शन में जा रहा है या वो z डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एजेस ऑफ द वेसल। छोड़ दें, आगे देखो स्टूडेंट। अब यहां पर इस डेरिवेशन का आगाज करने जा रहा हूं स्टूडेंट, और हमें आज चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको पता ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है प्रेशर की, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। तो इमेजिन करें स्टूडेंट, हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर एक मॉलिक्यूल है और वो भी एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और जो वो मॉलिक्यूल है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ जा रहा था और उसने वॉल ऑफ द कंटेनर से क्या हुआ, टकराया। जब टकराया तो कोलिजन हुआ और कोलिजन की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो सुनते जाइएगा प्रेशर क्या हुआ। तो वो जो मॉलिक्यूल उस वक्त उस वॉल ऑफ द कंटेनर से जब टकराया तो उस वॉल ऑफ द कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर जितनी उस मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई उसे कहा जाता है प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लगाएगा वो मॉलिक्यूल उसे कहा जाएगा प्रेशर। क्लियर। तो हमारे को 2 चीजें पता होनी चाहिए प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल और ए हमारे पास क्या, एरिया ऑफ द वेसल। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। एरिया तो हमें पता ही है, दैट इज एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के। लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, एल इंटू एल इट विल बिकम एल स्क्वायर। क्लियर। फोर्स निकालेंगे तो यहां से हम निकालेंगे फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज। कैसे होता है भाई स्टूडेंट, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मैं यहां पर फोर्स का ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट इस्तेमाल करूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है फोर्स का, डेट इज ma। उसे मैं यहां इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर कोलिजन का जिक्र है। तो कोलिजन में मोमेंटम का काम होता है स्टूडेंट, सही है, जिस वजह से वो वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। क्लियर, कोई मसला यहां तक। अब बात करें P की, तो P असल में क्या होगा, हमारे पास
डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है, दैट इज पी एफ माइनस का पी आई एंड डिवाइडेड बाय टी होता है। क्लियर। और पी हमारे पास क्या होता है, दैट इज पी हमारे पास क्या होता है, दैट इज एम इंटू वी। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा। सो एफ बराबर आ जाएगा स्टूडेंट किसके, एम। क्योंकि एम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने ये माना हुआ है एक मॉलिक्यूल के जो मास होगा वो दैट इज क्या है, एम है। क्लियर, चलें, एम है। तो यहां पर उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ, देखा हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी ना वो सेम थोड़ी होगी, वो डिफरेंट होगी। क्लियर है, तो इसलिए हमें वेलोसिटी में क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा हर मॉलिक्यूल की। तो पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो ये जो फोर्स होगी डेट विल बी F1। क्या होगी, मैं सिर्फ अभी फिलहाल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहा हूं जो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने। क्लियर, चले पहला मॉलिक्यूल, तो उसकी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स मालूम कर रहे हैं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल, और इसके बाद यहां पे क्या होगा, x लगा दूंगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है ना वो असल में किस डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है, जिस वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन की होगी। अगर वो वेलोसिटी, अगर वो मॉलिक्यूल अगर y डायरेक्शन में जाएगा तो मैं उसकी वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, v1y। अगर z डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लिखूंगा, v1z। अभी फिलहाल x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ x डायरेक्शन की होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा, mv1x। यहां पर आती है असल कंफ्यूजन स्टूडेंट, क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जरा स्टूडेंट, F1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mv1x प्लस का mv1x, इट विल बिकम 2mv1x एंड डिवाइडेड बाय टी। कोई मसला यहां तक नहीं है। तो यहां पर मैं इसको रोकता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं जरा कि यहां पर हुआ क्या। चले भाई स्टूडेंट, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से बात को। यहां पर हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में जो हमारे पास एक पार्टिकल है, जो हमने माना हुआ एक मॉलिक्यूल है, वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो जिस वजह से उसकी वेलोसिटी को हमने क्या बोला, v1x। क्लियर। अब वो जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। क्या इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिफोर कोलिजन, है ना। अब क्या हुआ, कोलिजन हुआ, वो जो था मॉलिक्यूल वो वॉल से टकरा गया, तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले वो जा रहा था यूं और उस वक्त मैंने माना कि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो अभी नेगेटिव है। नेगेटिव असल में उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं मान रहा हूं, उसकी डायरेक्शन की वजह से बोल रहा हूं, तो मैं नेगेटिव मान रहा हूं जाने वाली वेलोसिटी को। तो अब जो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो अब जो वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर का केस है। तो ये एक जाने वाले वेक्टर को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो उसके बिल्कुल अपोजिट आने वाले वेक्टर को क्या मानूंगा मैं, पॉजिटिव। समझे, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, वेक्टर की बात होती है। क्लियर है। तो एक वेक्टर जब मैं पॉजिटिव मानता हूं तो दूसरा वेक्टर को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट है ना। तो जाने वाले को, इनिशियल वाली वेलोसिटी को मैंने नेगेटिव माना था, तो अब बिल्कुल अपोजिट आने वाली वेलोसिटी को क्या मानूंगा, पॉजिटिव। तो फाइनल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। पीएफ हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, और इनिशियल हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इट विल बिकम 2mv1x। ये छोटी सी बात थी, मुझे आप लोगों को बतानी थी, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। अब चलें, अब मसला क्या है, मसला ये है स्टूडेंट, यहां पर टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहां में F1 है, सही है, टाइम आ रहा है, तो टाइम भी तो मालूम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम सब जानते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हमारे पास, हाँ, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज क्लियर है। सो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास v का जो फॉर्मूला होता है दैट इज s डिवाइडेड बाय t। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब मुझे जरा ये बता, टाइम चाहिए ना हमारे को, बिल्कुल टाइम चाहिए। और यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या है, आप बोलेंगे सर वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है वो v1x वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और मुझे जरा ये बताएं जो s है असल में वो क्या है, वो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। उस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जरा इमेजिन करें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्यूब है
और वो इस वेसल मतलब क्यूब के कोने से शुरू हुआ और वो जाके क्या हुआ, उसने वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराया और वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ गया। अब अगर आप इसमें नोट करें तो यहां पर आपको पता है लेंथ कितनी है इस ट्यूब की, दैट इज एल। तो इसने एल जाने में लगा और इतना ही एल आने में लगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, एल प्लस एल इट विल बिकम 2l। इसका मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट इज 2l। क्लियर। टाइम चाहिए तो यहाँ टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास t निकल के आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय v1x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, चलिए खुश रहें बिल्कुल। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास t आ गया, तो नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, जरा गौर फरमा लें। F1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2mv1x एंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है दैट इज 2l एंड डिवाइडेड बाय v1x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर फरमाइएगा। तो F1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2mv1x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये 2mv1x से ये डिवाइड हो रहा है ना, तो यहां पर ये डिवाइड में है, हम इसे क्या ले आते हैं मल्टीप्लाई में, और जब भी हम 2l डिवाइड बाय v1x को क्या लेंगे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, रिवर्स करके लिखेंगे, तो v1x ऊपर आ जाएगा और 2l क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे। सो यहां पर अगर आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास F1 क्या निकल के आ जाएगा, F1 हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, m अपनी जगह पर रहेगा, v1x मल्टीप्लाई बाय v1x इट विल बिकम v1 स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय l। कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई नहीं है, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। चलें, ये तो स्टूडेंट ये तो वो फोर्स है जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ने लगाई थी, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, ये तो वो है हमारे पास। अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, तो हम यहां लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय अनदर मॉलिक्यूल क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय अनदर मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगी हमारे पास F2 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F2 हमारे पास क्या हो जाएगा mv2 स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय l। इसी तरीके से सिमिलरली F3 हमारे पास क्या हो जाएगा mv3 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप बात करें स्टूडेंट, अगर हम यह बात करें टोटल फोर्स की, किसकी बात करें टोटल, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर एक मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, असल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उन सब के ऊपर भी क्या करें कोलाइड करेंगे, फोर्स लगेगी, जिस वजह से हमें टोटल फोर्स चाहिए। तो टोटल फोर्स निकालेंगे, तो टोटल फोर्स इज गिवन बाय, है ना, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगी F, टोटल फोर्स क्या होगी F, जो बराबर होगी किसके F1 प्लस के F2 प्लस के F3 प्लस के डैश डैश प्लस Fn के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, एक पार्टिकल थोड़ी है, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहां पर F हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 हमारे पास कितना आया दैट इज mv1 स्क्वायर x mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l प्लस F2 कितना आया mv2 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l प्लस डैश 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 चलता रहेगा। Fn की बात करें तो Fn किसके बराबर होगा mvn स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l। ये बात तो समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, गौर करने पे ये पता चल रहा है कि अगर आप हर टर्म में गौर करें, हर टर्म में, तो हर टर्म में m आ रहा है। देखें
पहली वाली टर्म में m, दूसरी वाली टर्म में m, इससे अगले हर आने वाली टर्म में n, और आखिरी वाली टर्म में भी m नजर आ रहा है। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हर टर्म में l, इस टर्म में भी l और n टर्म में भी l, इसका मतलब हर टर्म में l होगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं m को कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर से, और l को डिनोमिनेटर से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा v1 स्क्वायर x प्लस का v2 स्क्वायर x प्लस का v3, सॉरी मैं डायरेक्ट डैश डैश डाल देता हूं, डैश 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 प्लस vn स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है, चले भाई बहुत खुश हो गए। अब क्या करें सर, बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन की लेनी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक नई चीज की। मुझे कैसे पता चला, देखिए मैं एक दफा देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फ्रेम में थोड़ा सा मसला कर रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। चलें, मैं यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो नाउ प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज, क्लियर है, प्रेशर अप्लाई होगा। अब यहां पर प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट, प्रेशर बराबर होता है किसके, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। सो यहां पर P हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स हमारे पास क्या निकल के आई, डेट इज m डिवाइडेड बाय l, और उसके बाद हमारे पास v1 स्क्वायर x प्लस का v2 स्क्वायर x प्लस का डॉट 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 प्लस का vn स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है, डेट इज l स्क्वायर, है ना। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहाँ केस देखें तो यहाँ लिखा हुआ है m डिवाइडेड बाय l एंड डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, ऐसे ही है ना, m डिवाइडेड बाय l एंड डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। सुनिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर को पहले ऐसे ही लिख दें, और जो ये l स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो l स्क्वायर डिवाइड बाय 1 है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l क्यूब। सो इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां पर l स्क्वायर को l से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर इट विल बिकम क्या बन जाएगा, जरा गौर फरमा लें। सो P हमारे पास क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l क्यूब, और हमारा ब्रैकेट में क्या है v1 स्क्वायर x प्लस का v2 स्क्वायर x प्लस का डॉट 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 प्लस का vn स्क्वायर x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है, चलिए अब क्या करें सर, अब आ गया यहां पर देखें मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब आ गया वॉल्यूम, अब लगेगा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर डेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब लगा देंगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बिना किसी टेंशन के लगाएंगे। चले भाई, सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है रो m डिवाइडेड बाय v, यही होता है ना, रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। चले, अब मसला ये है कि यहां पर अगर हम अपने केस की बात करें तो x डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। सो उनकी अगर डेंसिटी मालूम करनी है तो यहां पर अगर इस फॉर्मूले को देखें तो सिर्फ ये आपको एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बताएगा, हमें एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी नहीं चाहिए, हमें तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। तो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बिकम rho इज इक्वल टू n m डिवाइडेड बाय v, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलें सर अब क्या करें, बिल्कुल टेंशन थोड़ी लेनी है, सॉरी यहां मैं v की जगह पर असल में l क्यूब लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि असल में v क्या है, दैट इज l क्यूब, पता है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखिए हमारे को चाहिए m डिवाइड बाय l क्यूब, जरा गौर फरमाए इधर, m डिवाइड बाय l क्यूब है,
हमें यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए। सो यहाँ पर ये n क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि m डिवाइडेड बाय l क्यूब बराबर आ जाएगा किसके, रो डिवाइडेड बाय n के। यहां तक के कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम? इंशाल्लाह नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, इसको असल में मैं नाम दे देता हूं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर, कोई नाम दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसके बाद कोई नाम नहीं दिया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे काम करने जा रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 अब क्या हो जाएगी, सिर्फ m डिवाइड बाय l क्यूब की जगह पर रो डिवाइड बाय n आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर है, नोट करें इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अब स्टूडेंट इक्वेशन 2 बिकम्स, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे सामने, जरा गौर फरमा लें। सिर्फ p हमारे पास आ गया, ये है आ गया, इज इक्वल टू m और ओवर l क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, रो, और उसके बाद अगर गौर फरमाए तो वहां क्या लिखा हुआ था, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3 सॉरी डॉट 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 प्लस vnx का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n। अब आप बोलेंगे सर आपने ये जो n है वो आपने इसके डिनोमिनेटर में क्यों लिखा, तो मैं वजह बता देता हूं स्टूडेंट। आपको पता है, आपने एवरेज पढ़ा होगा कहीं, एवरेज असल में क्या होता है, एवरेज असल में होता है स्टूडेंट कि आप टोटल को डिवाइड करवाते हैं उसके जितने भी आपने टर्म्स को लिया हो। अब यहां पर टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, तो उन n टर्म्स को आप किससे डिवाइड करवाएंगे, टोटल से, समझे। तो ये हमारे पास n, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको शायद कंफ्यूजन ना हो जाए, आप बोलेंगे सर आप यहाँ स्मॉल n बना रहे हैं और यहाँ बना रहे कैपिटल n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। तो मैं आपको शायद कंफ्यूजन ना हो जाए तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं सही कर देता हूँ। चलिए मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, सही है ना। सो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं 2 और 3 है, तो मैं इसका एवरेज निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, 2 और 3 को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, दो टर्म्स ही 2 से डिवाइड किया। अगर 2 प्लस 3 प्लस 6 इसका एवरेज निकालूंगा, क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीन टर्म्स थी तो 3 से डिवाइड करवाया। तो यहां पर n टर्म्स है, तो इन n टर्म्स को n से ही डिवाइड करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि v1x का क्या है, स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vnx का क्या है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय n बराबर होगा इसके vx v स्क्वायर x के। क्लियर है, या vx स्क्वायर के ना। तो यहां पर जाके हमें पता चला, और उसके बाद हमारे पास क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार। ये बार रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वेलोसिटी। और ये कौन सी डायरेक्शन की है, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर, इस बात को भी याद रखिएगा। सो यहां पर तो मैं क्या लिख दूंगा, P बराबर आ जाएगा किसके, रो vx स्क्वायर, और ये आ जाएगा बार। तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, लेकिन काम कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो काम कंप्लीट ही नहीं होगा, जरा बिल्कुल होगा, सब्र करें। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हमारे पास असल में भी यही हो रहा है, असल में क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे, और मॉलिक्यूल्स जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, हमारे को तो टोटल चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की है, हमें तो वेलोसिटी टोटल चाहिए। टोटल वेलोसिटी क्या चाहिए, तो हमें आगे निकालेंगे टोटल वेलोसिटी, ये लेट v बार v स्क्वायर बार इस क्या बोलते हैं, लेट v बार बी द टोटल वेलोसिटी, बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज होगी, टोटल तो नहीं बोल सकते, एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज निकलेगी। तो यहां पर
हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा वो असल में वी स्क्वायर बार होगा, वो असल में बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा स्टूडेंट, असल में वो बराबर होगा किसके, वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस का वी जेड स्क्वायर बार के। क्लियर है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ जेड डायरेक्शन, इनका सम करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगी। क्लियर? लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बेतरतीब अंदाज में मूव कर रहे होते हैं, कोई एक खास नहीं होती उनकी डायरेक्शन, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वी एक्स बराबर होगा वी वाई के, वी स्क्वायर एक्स बार बराबर होगा वी स्क्वायर वाई बार के, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, असल में बराबर होंगे। क्लियर? तो जिस वजह से मैं इसके अंदर इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूं ना, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 3। क्लियर? तो यहां पर मैं इसके अंदर तीनों में से किसी को भी एक, मतलब वी एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो तीनों के तीनों बराबर हैं, तो इन तीनों में से मैं सिर्फ एक को इसके अंदर लिख दूंगा। क्लियर? तो यहां पर मैं इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 हमारे पास, हो जाएगी वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बार प्लस का वी एक्स स्क्वायर बार प्लस का वी एक्स स्क्वायर बार। क्यों? क्योंकि मैंने सबकी जगह सिर्फ वी एक्स स्क्वायर बार क्यों लिख दिया, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है, तो आपकी मर्जी आप इसकी जगह वी वाई स्क्वायर बार लिख दें, आपकी मर्जी है तीनों की जगह वी जेड स्क्वायर बार लिख दें, मैंने एक्स लिख दिया। तीनों सेम है, तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 3 वी एक्स स्क्वायर बार, और मुझे सिर्फ चाहिए वी एक्स स्क्वायर बार, तो यहाँ ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, डिवाइड, तो वी एक्स स्क्वायर बार बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 वी स्क्वायर बार के। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। अब हमारे पास वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हम ये कह सकते हैं नाउ इक्वेशन कहां गई, इसको मैंने इक्वेशन नहीं बोला, मसला हो गया, तो इसको मैं 4 बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, 3 बोल देता हूं। क्लियर? चले, सो यहां पर इसको मैं 4 बोलता हूं, तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बन जाएगी, अब जरा गौर फरमा लें, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, P इज इक्वल टू रो और वी एक्स स्क्वायर बार की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 वी स्क्वायर बार, और यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 रो वी स्क्वायर बार। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने स्टूडेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, लेंथी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेंथी नहीं है, लेंथी है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी डेरिवेशन। यही बात है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो भाई मुश्किल रहेगी, कुछ भी करने आपके लिए आसान नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जरा इसको नोट करें। उसके बाद हम निकालते हैं स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं, बाकी जो 2 फॉर्मूलाज हैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आपके लिए एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें हम लोग ये साबित करके बताएंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। सो आज की वीडियो सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना बाकी रह गई है, उसे निकालता हूं, उसके बाद आज की वीडियो को एंड करता हूं, उसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां सूर्य अब देख लीजिएगा, अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हमारी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। तो देखिएगा यहां पर ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहां के क्या होगा, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा, प्रेशर से मल्टीप्लाई, यहां ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है वी स्क्वायर से, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा, रो डिवाइड होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बार के। हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बार के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और 3p डिवाइडेड बाय रॉ के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट चले जाएगा तो ये जो हमारे पास आएगा ना, तो ये कहलाएगा वी आर एम एस। क्या कहलाएगा, वी आर एम एस कहलाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 3p ओवर रॉ के बराबर आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो रूट नजर आ रहा है, और यहां पर जो ये v होता है, v बार असल में क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है, ये वेलोसिटी का क्या होता है, मीन होता है, एवरेज होता है। तो इसलिए तो बार को हमने क्या करा, मीन बोल दिया, तो रूट मीन, और स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो इस वजह से इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके दो फॉर्मूलाज हमारे पास और हैं जो हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी मदद करते हैं, वो भी इसी से निकलेंगे, लेकिन आज मैं उससे नहीं कर रहा, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। दोनों फॉर्मूला ड्राइव करवा के दिखाऊंगा, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें हम टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान का डायरेक्ट रिलेशन को देखेंगे। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। इंशाल्लाह आपको हर बात जो मैंने आज आपको समझाई वो क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।